बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूँ मंसूर आज़म काजी। नाज़रीन, आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान होते ही तमाम सियासी जमातों ने लेवल प्लेइंग फील्ड की दुहाइयाँ देना शुरू कर दी हैं, लेकिन अलमिया ये है कि हमारी सियासी जमातें लेवल प्लेइंग फील्ड की अपनी अपनी तारीफ़ कर रही हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड यानी इंतखाबात में तमाम जमातों के लिए यकसा और मुनसफ़ाना मौक़े का मुतालबा पीपल्स पार्टी की तरफ से सामने आया, लेकिन पीपल्स पार्टी की लेवल प्लेइंग फील्ड की तारीफ़ काफ़ी मुख्तलिफ है। वो चाहती है कि वो इस्टेब्लिशमेंट की उसी तरह लाडली बन जाए जिस तरह गुज़िश्ता इंतखाबात में PTI थी, और इसे इलेक्शन में वसाइल और पैसे के इस्तेमाल की मुकम्मल आज़ादी हो। मुस्लिम लीग नून की लेवल प्लेइंग फील्ड की तारीफ सबसे मुनफरद है। वो कहते हैं कि 2018 में अदलिया, मीडिया और नैब वगैरह को इस्तेमाल करके उससे इक़्तिदार छीन कर PTI को दिलवाया गया। लेवल प्लेइंग फील्ड तब होगी जब PTI के साथ वही सलूक किया जाए जो नून लीग के साथ रवा रखा गया था, और वही मेहरबानियाँ की जाएँ जो PTI के साथ की गई थी। जबकि सानिया 9 मई के खुमियाजा भुगत रही और टूट फूट का शिकार PTI अभी भी ख्वाबों की दुनिया से बाहर निकल कर देखने को तैयार नहीं, और चाहती है कि उन पर तमाम जायज़ और नाजायज़ मुकदमात का फिलफौर ख़ात्मा किया जाए और उन्हें क्लीन चिट दे दी जाए। इस तनाजुर में देखा जाए तो हर जमात अपनी पसंद के लेवल प्लेइंग फील्ड चाहती है, मगर ये कोई भी जमात पसंद नहीं करती कि किसी दूसरी जमात को लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। सियासत के इस बेरहम खेल तमाशे में ये तय कौन करेगा कि लेवल प्लेइंग फील्ड की असल तारीफ़ क्या है, इस पर प्रोग्राम में बात करेंगे। आई एम वेरी ग्रेटफुल, मुझे इस वक्त ज्वाइन किया है इम्तियाज़ आलम साहब ने। सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तज्ज़ियाकार हैं। मेरे साथ हैं जाहिद गिशकोरी साहब, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं। मेरे साथ हैं अरसलान खालिद, एंकर पर्सन हैं, तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया आप सबका। इम्तियाज़ आलम साहब, आपसे मैं बात का आगाज़ कर रहा हूँ। सर, ये जो हर जमात की अपनी डेफिनेशन सामने आ रही है लेवल प्लेइंग फील्ड की, अब जब इलेक्शंस की तारीख, अल्लाह करे जिस तारीख पे कहा इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात हो जाएं, सो किस डेफिनेशन को आप दुरुस्त समझते हैं इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज में? जी देखिए, आपने पहले ही एडिटोरियलाइज कर दिया सारी बात को। मैं समझता हूं कि जो लोग भी डिमांड लेवल प्लेइंग फील्ड की कर रहे हैं, उनके सामने जो मुश्किलात दरपेश हैं, जो हमें और आपको नजर आ रही हैं, वो उनकी जायज़ शिकायत है। और ये कि ये 2018 के इंतखाबात का हमें रेपिटेशन नज़र आता है। उस बार नवाज लीग के खिलाफ हुआ, और इस बार ये लगता ही है कि तहरीक इंसाफ के खिलाफ होता नजर आ रहा है। अब पीपल्स पार्टी भी चीख रही है, इसलिए कि सिंध में उनके खिलाफ एक बड़ा बहस खड़ा कर दिया गया है, और पीपल्स पार्टी को ये शक है, बल्कि यकीन है कि उनसे सिंध भी ना शायद छीन लिया जाए। तो मैं समझता हूँ जब इंतखाबी अमल के बारे में बड़ी पार्टियों के, दो बड़ी पार्टियों के इतने बड़े वसवसे सामने आएंगे और शकूक सामने आएंगे, तो फिर वो इंतखाबी प्रोसेस जो है वो अपनी लेजिटिमेसी, अपना अखलाकी जवाब खो बैठता है। ठीक। अब लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब क्या है कि भी देखिए, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो सिविल राइट्स हैं, और जो इलेक्शन के हवाले से पार्टीज की जो छूट होनी चाहिए इंतखाबी मुहिम को बगैर बिला रुकावट जारी रखने की, वो सबको मिलनी चाहिए। ठीक। सबको अपने कागजात नामजदगी दाखिल करने की आज़ादी होनी चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि तहरीक इंसाफ को बिल्कुल मैदान से निकालने की कोशिश हो रही है। इसी तरह शायद पीपल्स पार्टी को भी सिंध से निकालने की कोशिश हो रही है। बलूचिस्तान में तो पहले ही देखते हैं कि वहाँ पे सूरत हाल बिल्कुल इंतखाबात वाली नहीं होती है, वो चुनाव होता है। इसी तरह आप मामला देख रहे हैं एक्सटेंड होता हुआ KP में भी। ठीक। तो मैं समझता हूँ कि ये जो सूरत हाल है, इससे तो इंतखाबी अमल बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, और इससे जो नतायज अखज़ होंगे जी, वो उस पर पहले दिन से ही शक हो जाएगा और वो क्वेश्चन हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। जाहिद गिशकोरी, जो इम्तियाज़ आलम साहब अभी फरमा रहे हैं, आई एग्री विद दैट। अब सवाल ये है कि 2018 का ऑब्वियसली एक फिक्स पॉइंट है, उन इलेक्शंस को लेकर बेसलाइन सेट की गई और उस वक्त लाडले का कॉन्सेप्ट सामने आया। आज किसी और को लाडला बनाया जा रहा है। 2018 का एंड रिजल्ट हमने देख लिया, लेकिन आज 2023 के अंदर हम
रेपुटेशन पर जा रहे हैं, हमने कुछ नहीं सीखा और आज फिर कोई लाडला बना फिर रहा है और फिर वही लेवल प्लेइंग फील्ड की गर्दान की जा रही है कि जी हमें मिल रही है और इनको नहीं मिल रही। इसको आप किस तनाजुर में देखते हैं? देखिए, मुझे तो ये टर्म पहली दफा लाडला प्लस नजर आती है क्योंकि मैं 2008 से ये इलेक्शन कवर कर रहा हूँ। मैं एक नौजवान रिपोर्टर था उस वक्त, और ये चौथे इलेक्शन होंगे मेरे कैरियर में। और पाकिस्तान के जो 867 मेंबर पार्लियामेंट होते हैं, इनका ऑलमोस्ट मैंने बहुत रिसर्च कर रखी है। और मैं गुज़श्ता 21 दिन से एक रिसर्च कर रहा था पाकिस्तान की 2018 की पार्लियामेंट, जो कि 2023 जब हम आज खड़े हैं कि ये साबिक मेंबरान कहाँ गए हैं, कहाँ खड़े हैं, इनकी पोजीशन क्या है। 2008 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हुकूमत बनाई और आपको मालूम है उस वक्त एक ऐसी सूरत हाल थी। जी बिल्कुल। जनरल मुशर्रफ के खिलाफ एक पूरा महाज खड़ा था, बेनजीर भुट्टो साहबा शहीद हो गई थी। पूरी पाकिस्तान की एक ऐसी सूरत हाल थी जिससे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक एज हासिल हुआ और वह हुकूमत बनाने में कामयाब हो गई। लेकिन 2013 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आपको मालूम है कैंपेन नहीं चलाने दी गई। एक टेररिज्म के नाम पर जो भी बहुत सारी चीजें हुई, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो 24 मेंबरान नेशनल असेंबली थे साउथ पंजाब से, वो सब के सब PMLN को दे दिए गए और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत बनाई 29 सीटें लेके जनूबी पंजाब से, जो कि हमेशा किसी भी पार्टी का एक वहाँ से स्ट्रांग होल्ड जैसे ही आता है वो सेंटर में हुकूमत बना लेती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लाडला बनाया गया 2018 में। ये पहली दफा टर्म देखी। 2017 के आखिर में और 2018 के शुरुआत में एक प्री पोल रिगिंग जिसे आप कह सकते हैं, इंजीनियरिंग कह सकते हैं, बहुत सारी छोटी छोटी पार्टियों को तोड़ा गया और तहरीक इंसाफ एक 27 सीटें लेके वहाँ जनूबी पंजाब से, आपको पता है 7 मेंबर नेशनल असेंबली और फिर पंजाब में भी उनके 23 आज़ाद जो ये सारे मेंबरान थे इकट्ठे करके हुकूमत दे दी गई। अब जबकि लाडला प्लस मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं एज ए रिपोर्टर इसलिए ये कह सकता हूँ कि जो मैंने देखा है पाकिस्तान की 17 साल रीसेंट हिस्ट्री में कि एक शख्स जो कि बिल्कुल कन्विक्टेड है किसी भी करप्शन केस में, उसको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सूरत हाल में एक नई प्रेसिडेंस है अदालत ने रिलीफ दिया है। अब इसी तरह एक वेव चल पड़ी है जो कि 230 मेंबरान तहरीक इंसाफ के 9 मई के बाद पार्टी को छोड़ गए। ठीक, ये पार्लियामेंट का हिस्सा थे। इसमें 61 मेंबरान ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को गुज़श्ता 2 महीने में ज्वाइन किया है। ठीक, और जो छोटी पार्टीज थी वो आपको पता है MQM में ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस है, और इम्तियाज आलम साहब ने जो बात की 100%, वो हमारे उस्ताद हैं, जो बात उन्होंने सिंध की असल में जो रज़ारी साहब का अभी इंटरव्यू भी आया है, जो सूरत हाल है, उससे तो लगता है कि वो PPP का फोकस अब सिंध है और वो चाहती है कि उसका सिंध कम से कम हाथ से ना जाए। बाकी उनको कामयाबियां नहीं मिली। बलोचिस्तान में बाप की पूरी ऑलमोस्ट पार्टी PPP ज्वाइन करने वाली थी, लेकिन हालत ऐसी हो गई कि वो सारे लोग नून में आ गए। बिल्कुल ठीक। जनूबी पंजाब में इन्होंने बड़े विजिट किए 2 बार, बिलावल, लेकिन उसका एंड रिजल्ट नहीं निकला। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इनको कुछ खास हासिल नहीं हुआ। तो इस तरह अब ये टर्म बड़ी पॉपुलर है और ये जैसे ही दिन गुजर रहे हैं, 71 दिन बाकी है इलेक्शन से। ठीक, अब आपने कोई मूव नहीं देखी, कोई बड़े जलसे देखे नहीं, लोगों को मोबिलाइज नहीं किया गया। वैलिड पॉइंट। मैं जरा जाहिद आपका ये पॉइंट अरसलान की तरफ लेकर जाता हूँ। अरसलान 2-3 चीजें, एक फंडामेंटल राइट्स हर एक के हैं, हम लोगों को आज भी शायद यकीन है। नंबर 2, एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन 2018 में बनी और आज शायद सुपर एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन इस वक्त बन रही है। और नंबर 3, लाडला प्लस। अगर आप इस तीनों चीज़ों को ज़रा इकट्ठे मिलाएं तो हमने, इसका मतलब ये है कि पिछले 4 साल में कुछ नहीं सीखा, ना कुछ सीखने को तैयार, और आज भी हम समझते हैं कि हम इसी तरह पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत को चलाएंगे। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग।
बहुत शुक्रिया मंसूर। मेरे दोनों मोअज़्ज़ज़ पैनलिस्ट ने बड़ी तफसील से सारे मामले पर रोशनी डाल दी। मेरे ख्याल से 4 साल में कुछ ना सीखने से ज़्यादा इस वक्त जो मुक़्तदर हल्के हैं वो जो शायद पिछले 4 साल में गलत किया था उसकी तस्हीह करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपकी बात दुरुस्त है कि वो ऐसे ही रहा है कि फिर गलती शायद दोहराई जा रही है, तासुर यही उभर है। जो लाडले प्लस की बात है मंसूर, मैंने तो इनफैक्ट जब नवाज शरीफ साहब वापस आए हैं और जो सी ऑफ मिला है उनको पहले बरतानिया से और फिर यहाँ पर जिस तरह से इस्लामाबाद एयरपोर्ट और वहाँ से वो जलसागाह गए हैं मीनार पाकिस्तान और उन्होंने जो तकरीर वहाँ पे की है, तो मैंने उसी दिन ये कहा था या मुझे ये तासुर मिला कि ये शायद एक उनकी वापसी की तकरीर नहीं है बल्कि पार्लिमानी सेशन के पहले दिन उनके वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होने के बाद की तकरीर है जिस तरह से। और उसके बाद से वो जो बातें कहते आए हैं, आज की भी उनकी स्टेटमेंट सुने, कल के सुने, वो तमाम तर चीज़ों को ठीक करने का जो रोड मैप दे रहे हैं। और आपने जिस तरह से कहा या अभी जाहिद भाई कह रहे थे जो बात कि उस तरह से अवाम में गए नहीं हैं, उनको मोबिलाइज नहीं किया, लेकिन वो जिस तरह से ताजिर बरादरी से मिल रहे हैं, मुख्तलिफ मुलाकातें कर रहे हैं और एश्योरेंसेस दे रहे हैं, तो एक तासुर तो उन्होंने खुद ही ये बना दिया कि वो लाडले हैं। और जिस तरह से वज़ारत उज़्मा का मनसब उन्होंने ही संभालना है और अब तमाम मसाइल का हल उनके पास है। फिर वो एक नैरेटिव, वो बीच में 16 माह की अपनी भाई की हुकूमत का बिल्कुल तस्करा उस तरह से नहीं करते हैं। सही। वो बात गानियाँ दे रहे हैं, वो अवाम को 2017 याद कराते हैं, 16 याद कराते हैं, जब सब कुछ बहुत अच्छा था, जब महंगाई नहीं थी उस तरह से, जब रुपए की कदर मुस्तहकम थी, जब वो और वो उसी सफर की कंटिन्यूटी चाहते हैं। अच्छा, हाल ही में कुछ खबरें हम सुनते रहे कि बड़ी तशवीश पाई जाती है, नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इस बात को लेकर उनमें बड़ी तशवीश है कि क्यों ये तासुर मिल रहा है कि एस्टैब्लिशमेंट के लाडले हो गए हैं या लाडले प्लस हो गए हैं। लेकिन मंसूर, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट यहाँ पे किसी को लाडला होना बुरा नहीं लगता। जब ये फिजा है पाकिस्तान में, मेरे ख्याल से हर कोई जमात चाहती है कि वो लाडली हो जाए और इसी बात की मुंतज़िर रहती है और रहती आई है। नवाज शरीफ साहब को बड़ा फ़ायदा हुआ है जब से उनको लाडला करार दिया गया है। आप देखें अभी जो जिक्र भी हो रहा था किस तरह से लोग टूट टूट कर उनकी जमात की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि एक फिजा चल निकली है कि अब इक़्तिदार इस तरफ है। ठीक। अब जो रही बात, मैं ज़रा रोशनी इस बात पे डालना चाहूँगा कि पीपल्स पार्टी का लेवल प्लेइंग फील्ड, अब मुझे समझ नहीं आ रही जरदारी साहब के इंटरव्यू के बाद से कि ये पीपल्स पार्टी किसको कहा जाए, क्योंकि एक तो बिलावल साहब लेके चल रहे थे, वो तो दूध ही नहीं रहे, उन्होंने तो आके शुरू ही यहाँ से किया अपने अवामी राब्ता मुहिम और तमाम तर चीज़ों का आगाज़, और फिर वो एबटाबाद और फिर बन्नू और फिर चित्राल, और वो तो ये सारी एक्सरसाइज कर रहे थे, बलूचिस्तान जाने का इरादा रखते थे। लेकिन जो इंटरव्यू जरदारी साहब ने दिया तो उसमें तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर पूरे एतमाद का इजहार कर दिया। ठीक है। उसी के निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी का एक इंटरव्यू आ गया जिसमें उन्होंने कह दिया कि जी हम लेवल प्लेइंग फील्ड दे रहे हैं, कोई किसी किस्म का मसला नहीं। तो जो बिलावल साहब का बयानिया था वो बड़ी हद तक दम तोड़ गया, जो वो हिट भी कर रहे थे कहीं ना कहीं PMLN को, सख्त बयान दे रहे थे, या एक माहौल एटलीस्ट बन रहा था कि कुछ जमातों के दरमियान कुछ कांटेदार मुकाबला होगा, कोई एक इंतखाबी मुहिम। मेरे ख्याल से जरदारी साहब ने तो सबको बंद कर दिया, मुफाहमत के बादशाह हैं, उनको बाजार लगा मान होगा इससे बात को या उनके साहबजादे को, तो उन्होंने कहा कि ये ना हो कि हम सिंध से भी जाते रहें। मेरे ख्याल से उन्होंने सिंध सिक्योर किया है और वो खुद वहीं तक महदूद रहना चाहते हैं अब। लेकिन एक सवाल मेरा बहरहाल अपनी जगह पे बरकरार है कि पीपल्स पार्टी, अब मैं किसको कहूँ, बिलावल साहब जो सोच लेकर चल रहे हैं या जरदारी साहब लेकर? ठीक, अच्छा, दोनों में ठीक। अच्छा, इम्तियाज़ आलम साहब, बड़ी इंटरेस्टिंग ये एक गुफ्तगू एक दूसरे दुराहे की तरफ जा रही है। पीपल्स पार्टी क्या सोचती है? जितने भी पीपल्स पार्टी के रहनुमा हों हमारे प्रोग्राम्स में हैं, बरमला इजहार करें, पंजाब से वो बड़े नाखुश हैं, मोहसिन की परफॉर्मेंस से बड़े नाखुश हैं, वो कहते हैं जी बिल्कुल वो उन्होंने बेटा कहा था, लेकिन कई दफ़ा वो बड़ा कुछ रिमार्क्स देते हैं। बिलावल जब ग्राउंड पे गए हैं वहाँ पर जाके भी उनको इसी तरह का फीडबैक आया है। लेकिन जरदारी साहब का इंटरव्यू सुनने के बाद ऐसी फीलिंग है कि सब कुछ ठीक है और किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं, स्पेसिफिकली लेवल प्लेइंग फील्ड को लेकर पीपल्स पार्टी को। इसको आप किस तनाजुर में देख रहे हैं? देखिए, ये पहली बात, ये जो आप कह रहे हैं ना लाडला प्लस या लाडला 2, मैं समझता हूँ कि ये खुशफहमी दूर हो जाएगी। नवाज शरीफ बहुत हैवी वेट है। उनकी तारीख ये रही है कि वो पैदावार तो इस्टेब्लिशमेंट की थे, लेकिन तीनों बार उनका इस्टेब्लिशमेंट से कह ले या आर्मी चीफ से कॉन्फ्लिक्ट हुआ। बिल्कुल। और वो एक पावरफुल प्राइम मिनिस्टर हर दफा बनने की कोशिश करते रहे, जो कि उनका प्रेरोगेटिव था। अब ये जो मुस्लिम लीग जिस तरह इस रॉ में बह गई है, वो खुद
नवाज शरीफ के लिए सूटेबल पार्टी नहीं होगी प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए। ठीक, मुझे तो ये भी शक है कि शायद अभी नवाज शरीफ शायद कैंडिडेट भी हो सके। अगर वो कैंडिडेट भी हो गए तो आप देखेंगे कि वो इस्टेब्लिशमेंट के लिए मुझे नहीं लगता कि वो एक्सेप्टेबल होंगे। ये सारा जो सिलसिला साथ बनाई जा रही है और ये इकट्ठे करके बसों में भर के जो इलेक्टेबल्स नून लीग में भेजे जा रहे हैं, ये जिस इशारे पे नून लीग में जा रहे हैं उसी इशारे से ये नून लीग से बाहर निकल भी सकते हैं। ठीक, इसी तरीके से मामला जो बड़ा बना है वो बना है तहरीक इंसाफ को कैसे सॉर्ट आउट किया, क्योंकि अगर ये तहरीक इंसाफ मैदान में रहती है, उसका बल्ले का निशान रहता है, तो फिर कॉन्टेस्ट पंजाब में काफी सख्त हो जाएगा और केपी में भी। और इसमें तीसरी बात में जो आप ने जो सवाल किया था वो ही है कि मैं समझता हूँ कि बिलावल की जो बात है वो पीपल्स पार्टी को बेनजीर की रवायत पे चलाना चाहते हैं। ठीक, और आसिफ जरदारी साहब ये जो जोड़ तोड़ की सियासत है मोहल्लाती साजिशों की, उसके माहिर हैं, लेकिन उन्होंने इस कोशिश में पीपल्स पार्टी की अवामी साख और अवामी हमायत गंवा दी है। अब मैं समझता हूँ कि ये भी जो कोशिश अब जरदारी साहब ने जो थोड़ी हवा निकालने की कोशिश की है अपने बेटे ही की जो सियासी उड़ान है, उसके पीछे उनका खौफ भी है अपने बेटे की सलामती के हवाले से। और दूसरी बात यह है कि शायद जरदारी साहब कामयाब नहीं होंगे, तो मुझे लगता है कि जो ही हम इलेक्शन की तरफ जाएंगे बहुत सारी चीजें नहीं सामने आएंगी। मुझे लग ये रहा है कि पीपल्स पार्टी काफी सख्त लाइन की तरफ चली जाएगी। जब उन्हें नजर आएगा कि सिंध से भी जमीन खींची जा रही है। इसी तरह मुझे लगता है कि पीपल्स पार्टी और कहीं पीटीआई में ये जो एक कॉमन ग्राउंड बन रही है, इवन प्लेइंग फील्ड की, यकसा मैदान हो, मेरा ख्याल है ये ग्राउंड बन सकती है उनके दरमियान पंजाब में भी और खैबर पख्तूनख्वा में। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, और जो मुस्लिम लीग है, जी, जो मुस्लिम लीग है उसे नुकसान होगा, क्योंकि इससे जो उनके लिए जो फिजा बन रही है वो अच्छी नहीं है, उनकी पब्लिक रेस्टोरेशन नहीं हो रही। ओके, जाहिद गिशकोरी बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात की है इम्तियाज़ आलम साहब ने, और मैं उस पर ज़रा आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड, आप बड़ी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म भी करते हैं, क्या वाकई ऐसा मुमकिन है कि नवाज शरीफ साहब को एज अ कैंडिडेट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर मुक्तदर हल्के एक्सेप्ट ना करें, और जिस तरह अभी आप ही बता रहे हैं ये 60+ लोग ऑल ऑफ अ सडन नून लीग की तरफ चले गए, ये भी हट सकते हैं वहाँ से? कितना इस्लामाबाद बैठ के आप इस चीज़ को कैसे देख रहे हैं? क्या वाकई ही ऐसा मुमकिन हो सकता है या कोई समथिंग इज ऑन ग्राउंड? देखिए, इम्तियाज साहब की बात तो बिल्कुल सही है। जो नवाज शरीफ का एक पिछले जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, वो ये चाहते हैं कि जब से एक एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से ट्वीट वापस की गई थी, 2017 की सूरत हाल थी, 16 की, उसी तरह की वो एक अपनी पॉलिटिकल एक मोमेंटम और मोबिलाइज कर रहे हैं और पार्टी को बूस्ट दे रहे हैं बाय हुक और क्रुक। इट डजंट मैटर कि वो किस तवस्सुस से वो सपोर्ट हासिल करना चाह रहे हैं, लेकिन 2024 एक मुख्तलिफ साल होगा, एक मुख्तलिफ इंतखाबात होंगे पाकिस्तान में। पाकिस्तान का जो जमहूरी प्रोजेक्ट है वो इंतहाई कमज़ोर और लागिर हो चुका है। अब कोई भी सियासी जमात इस पोजीशन में नहीं है कि वो 110 सीटें इस आने वाले इंतखाबात में ले पाएगी। उसकी मैं वजह आपको बताता हूँ अपनी रिसर्च की बेस पे। पाकिस्तान में 3 पार्टियों को एक नया मोमेंटम दिया गया है। एक IPP पार्टी है जिसको 71 मेंबर नेशनल असेंबली साबिक और सूबाई असेंबली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ज्वाइन कर चुके। बिल्कुल ऐसे 71, मैं नंबर अगेन आपको बता रहा हूँ। ठीक। और वो एक मेजर बेनिफिशरी है टूट फूट का जो 9 मई के वाकयात हुए, PTI की तरफ से जो लोग छोड़ गए, और वो एक स्टेक होल्डर होगी पंजाब में, नंबर 1। सेकेंडली दूसरी पार्टी है पार्लियामेंटेरियन PTI की, उसको 41 साबिक मेंबरान ने ज्वाइन कर लिया हुआ है। तो वो भी एक अच्छी पार्टी नजर आती है कि वो एक कोई रोल प्ले करे या एक प्रेशर ग्रुप के तौर पर हो
MKM का जो दोबारा ग्लोरी रीगेन हुई है वो भी एक अच्छा प्रेशर ग्रुप बन रहा है। और फिर बाप पार्टी का एक नया तजर्बा था, वो 6 साल के लिए नया तजर्बा था, पार्टी को ख़त्म कर दिया गया। अब उसके जो कुछ लोग बाकी हैं, मेरी मालूमात में वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को शायद ज्वाइन कर लेंगे। जो आने वाला उनका वहाँ पर यौम तासीस वो है बलूचिस्तान में, जिसमें अब्दुल कद्दूस बिजंजो भी हो सकते हैं। तो अब जो जमहूरी प्रोजेक्ट है, मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि कमज़ोर हो गया है, तो नवाज शरीफ के लिए ये सूरत हाल आसान नहीं होगी। अगरचे उनका तजर्बा है, सारी चीज़ें हैं, वो अपनी बेटी को लेके बहुत ज़्यादा आगे लेके आ रहे हैं। उनका रोल देखना होगा कि आया कि वो पंजाब में रखते हैं उसको या सेंटर में लेके आते हैं, लेकिन उनका कोई तजर्बा नहीं है। ये भी एक बहुत सवालिया निशान उठता है कि उसको अगर कोई रोल मिलता है मेजर। और बज़ाहिर इस स्टेज पे जब हम बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि शायद नवाज शरीफ इलेक्शन कॉन्टेस्ट ना कर सके, 71 दिनों में वो ना हो पाए जिसके लिए वो ख्वाब देख रहे हैं। लेकिन जो PMLN की लीडरशिप है वो ये समझती है कि असल जो टक्कर है उसको चाहे 1 हफ्ते के लिए, 1 साल के लिए वजीर आजम बना दे, चौथी बार वजीर आजम बनाना जरूर है। बिल्कुल ठीक। वेरी इंटरेस्टिंग जी। मुझे एक ब्रेक का ज़ायद कहा जा रहा है जी। बड़ी इंटरेस्टिंग ये सूरत हाल है। और बिल्कुल अगर हम देखें, हवाओं का रुख देखें, हम देखें कि पिछले 4 साल में क्या हुआ, अब क्या हो रहा है, किस तरह ये तमाम मनूवरिंग हो रही है बिटवीन द पॉलिटिकल पार्टीज़। और ऑब्वियसली जिस तरह हमारे जो एनालिस्ट हैं वो इस चीज़ का तजिया कर रहे हैं, वाकई चीज़ें इस तरह जाती नज़र आ रही हैं। लेकिन एक सवाल और भी है कि अब बिलावल भुट्टो ज़रदारी और आसिफ अली ज़रदारी, ये जो एक इंटरव्यू दिया ज़रदारी साहब ने, इसके बाद क्या सियासी साख्त जो है बिलावल की, क्या वो डैमेज हुई है? क्योंकि उसके बाद बिलावल भी दुबई चले गए, ज़रदारी साहब भी दुबई चले गए। और क्या ऑन द ग्राउंड जो सिचुएशन ज़रदारी साहब ने एनालाइज किया है, क्या उसकी बेस के ऊपर जिस तरह भी कहा जा रहा है, क्या उनको फोकस्ड रखना ज़रूरी है सिंध को लेकर? क्यों? क्योंकि अगर सिंध नहीं होगा तो फिर बहुत सारी चीज़ें ऑकवर्ड होंगी पीपल्स पार्टी के लिए। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, इस पर कंटिन्यू करेंगे जी, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। अरसलान, मैं ब्रेक पे जाने से पहले जिस तरह बात कर रहा था, आसिफ अली ज़रदारी साहब की एक बड़ी स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग है टुवर्ड्स पॉलिटिक्स। बिलावल ऑब्वियसली अ न्यू पर्सन, 16 मंथ्स एक्सपीरियंस एज अ फॉरेन मिनिस्टर। पीपल्स पार्टी उस चीज़ को बड़ा चैरिश करती है कि जी बड़े अच्छे तरीके से डिलीवर किया। ही इज़ ट्राइंग टू फॉलो द बीबी शहीद फुटस्टेप्स। बिल्कुल उसी तरह ज़रदारी साहब को शायद रियलाइज़ हुआ है कि सिंध हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है, वाइल सीइंग ऑल दिस व्हाट इज़ हैपनिंग फ्रॉम PMLN, जिस तरह वहाँ की पार्टीज़ उनके साथ मिल रही हैं। तो जो इंटरव्यू उन्होंने दिया, अगर हम इस तनाजुर में उसको देखें तो फिर तो उनका इंटरव्यू बिल्कुल ठीक था। उन्होंने कहा वो अभी सीख रहा है, अभी इतना ट्रेंड भी नहीं है। आप कैसे देखते हैं इसको? अच्छा, ये थोड़ा सा ट्रिकी है मंसूर। इंटरव्यू से पहले जो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन दी थी ना, कुछ सिंध से हमारे साथियों ने दी थी, वो इख्तलाफात बाप बेटे के दरमियान की खबरें पहले से मौजूद थी और उसकी एक हिस्ट्री है। मैं 1-2 चीज़ें कोट कर देता हूँ। एक तो की मीटिंग में एतजाज़ एहसन साहब को मदऊ किया गया। उन्होंने कहा मैं वीडियो कॉल के ज़रिए ज्वाइन करता हूँ, लेकिन बिलावल साहब बज़िद रहे कि वो आएँ और इस पार्टी को सिंध में CEC की मीटिंग को सिंध में ज्वाइन करें। और वो जब वहाँ पर गए तो मौला बख्श चांडियों ने गालिबन कुछ कहने की कोशिश की, जिसमें बिलावल साहब ने उनको रोका और कहा कि ये मौका नहीं है ये बात करने का। ज़रदारी साहब इस सारे मामले में खामोश नजर आए और फिर वो इवेंचुअली तबीयत नासाज होने का कहकर चले गए वहाँ से। अब वो वाकई तबीयत नासाज थी या नहीं हम नहीं जानते। फिर एक सेनेट पर भी एक कारोबारी शख्सियत, एक बिजनेस टाइकून को वो टिकट सेनेट का देना चाहते थे। अगर आपको याद हो, बिलावल साहब उस पर भी उन्होंने नाराज़गी का इजहार किया और इतने नाराज़ हुए कि यहाँ से लंदन चले गए थे। फिर मनाने गए ज़रदारी साहब। ये कुछ चल रहा था। और अब भी मामला ये है कि उन्होंने जो बीबी शहीद के पुराने साथी थे जो दूर हो गए हुए हैं, एतजाज़ एहसन, लतीफ़ खोसा साहब और बहुत सारे नाम, उनसे रब्ता किया, जिस पर ज़रदारी साहब को बहुत खुश नहीं थे। ये मामला इस तरह से चल रहा था। फिर वो उनका एक स्टेटमेंट, और ये बड़ा वाज़ेह है जो मुझे कुछ साथियों ने बताया कि प्लान ज़रदारी बिलावल साहब का था कि उन्होंने अभी कराची आना है, उसके बाद अभी प्लान जो था वो उनका बलूचिस्तान जाने का ट्रिप प्लान था। फिर उसमें ऑल ऑफ अ सडन उनका जाना गो कि उसकी वेरिफिकेशन हमारे सीनियर जर्नलिस्ट जिन्होंने
इंटरव्यू लिया वो भी दे रहे हैं कि एक मुलाकात तय थी, लेकिन फिर एक फैमिली की यूनिटी की एक तस्वीर आना और फिर आज की जो बात सामने आना कि अब जरदारी साहब जो हैं वो ये मुलाकात हुई है, बड़ी अच्छी खुशगवार मूड में तस्वीर आई है और अब जरदारी साहब जो हैं वो बिलावल साहब के लिए मुख्तलिफ जमातों से उनको वज़ीर आज़म बनाने के लिए राब्ता करेंगे। तो चल कुछ रहा है। अब उसमें बहुत सारे हमारे इम्तियाज़ साहब ने बात की, उस्तादों का दर्जा रखते हैं, हमारे बहुत सारे सीनियर साथी ये कह रहे हैं कि वो नहीं चाहते, मैं बड़ा खुल के बात कह देता हूँ, जरदारी साहब नहीं चाहते कि वो इमरान खान साहब की डगर पे बिलावल साहब चल पड़े या भुट्टो ख़ानदान से कोई और खुदा न खास्ता बुरी खबर मिले, तो वो उनको ज़रा कंट्रोल रखना चाहते हैं। लेकिन बिलावल साहब की जो एक अप्रोच थी वो ये कि वो अपनी वालदा की तरह पुराने साथियों को साथ में लाएं और जो चारों सूबों की जंजीर बेनज़ीर का एक नारा था उसी की तरफ वापस जाएं। अब इस पे मुख्तलिफ ओपिनियन हो सकता है। मैं बीइंग अ यंग पर्सन मैं बिलावल साहब की अप्रोच को सपोर्ट करूंगा क्योंकि इस वक्त ज़रूरत है, अगर पीपल्स पार्टी ने स्पेस गेन करनी। अगर देखा जाए जो जिस तरह से मंजे हुए सियासतदान जरदारी साहब हैं और वो एक बड़ी नफीतुली अप्रोच रख रहे हैं तो उसको भी गलत नहीं कहा जा सकता। वो यकीनन ये चाहते हैं, सिंध में इत्तेहाद बन रहे हैं कि सिंध में वो मौजूद रहें और सिंध को वो लूज ना करें। लेकिन सवाल ये कि अब अगर पीपल्स पार्टी 2018 में भी तो सिंध में चैलेंज हुई है जीडीए की शक्ल, ठीक, अब कितना चैलेंज हो सकते हैं और वहीं पे क्या मजीद सुकड़ते जाएं और बाकी जगहों से राब्ता खत्म कर दें। मेरा ये ज़ाती हैसियत में मानना है कि ये अप्रोच जरदारी साहब की अपनी सोच के मुताबिक हो सकती है, लेकिन जो बिलावल साहब सोच रहे हैं शायद उनसे उनको ज़्यादा कुछ पब्लिक सपोर्ट और चीज़ें मिलें। इस तरह की चीज़ों में शायद कुछ बहुत वो हासिल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं कर पाएगी अगर वो इम्पोर्टेंट। ठीक, इम्तियाज़ आलम साहब, ठीक हो गया। इम्तियाज़ आलम साहब, दो चीज़ें ज़रा समझाइएगा। जरदारी बिलावल पावर इशू है, पॉलिटिक्स इशू है, बयानिया का इशू है, क्योंकि रोटी कपड़ा मकान और आज लेवल प्लेइंग फील्ड इशू कहाँ पर आप समझ रहे हैं एक डिस्कनेक्ट नज़र आ रहा है या सिंध चैलेंज हो गया है पीपल्स पार्टी के से? कैसे आप इस चीज़ को देख रहे हैं? बिकॉज होम ग्राउंड जो है पीपल्स पार्टी की वो इस वक्त अपेरेंटली लग रहा है स्टेक पर है। देखिए, मैं जरदारी साहब को उतना मशाक नहीं समझता जितना उनका बना दिया गया है। अच्छा, आप देखिए 2018 में उन्होंने ये शरीफ मुखालिफ वोट जो था पीपल्स पार्टी का वो इमरान खान के हवाले कर दिया और पीपल्स पार्टी वाइप आउट हो गई पंजाब से। ये उनकी 32% वोट पीपल्स पार्टी और एवरेज लेती थी, वो 13% पे आ गया। दूसरी नुक्ता मैं ये रखना चाहता हूँ कि पिछले इलेक्शन में भी इमरान खान पंजाब में नहीं जीते थे, वो बाद में आज़ाद शामिल करके उनकी अक्सरियत बनाई गई। तो ये जो बहुत ज्यादा इमरान खान का भी जो हब्बा खड़ा किया जा रहा है पॉपुलैरिटी का, वो उतना नहीं है। मसला ये है कि ये पार्टीज जो हैं ये अपना अखलाकी जवाब खो रही हैं, ये अपना जमहूरी प्लेटफॉर्म और पोजीशन छोड़ रही है। और अगर ये सारी किंग्स पार्टी बनने की कोशिश करेगी तो आप देखेंगे ये इतनी फुसफुसी इंतखाबी मुहिम होगी कि लोगों उसमें इनके अपनी पार्टियों के लोग भी मोबिलाइज नहीं। और फिर ये बात कि जो बिलावल भुट्टो बात कर रहे हैं, ये एक जनरेशनल तब्दीली आ गई है माशरे में। आपकी जो वोटों की 60% लोग हैं वो यंगस्टर्स हैं। और 2-2.5 करोड़ वोट जो है वो पहली बार वोट डाल रहा होगा इस दफा इन इलेक्शंस में। तो ये इस सब को कौन, ये पुरानी जो क़यादतें हैं उनके लिए कोई अपील नहीं है इस नई जनरेशन में। तो बिलावल उसे कैटर करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार मैं और भी कहूंगा कि ये वसवसा गलत है। पीपल्स पार्टी ने लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन में न सिर्फ पूरे सिंध में स्वीप किया बल्कि कराची में भी उनकी परफॉर्मेंस तारीखी तौर पर अनप्रेसिडेंटेडली बहुत बेहतर रही है। और ये जो ही ये महाज बनेगा एंटी सिंधी महाज कहलाएगा और सिंधी सारे पीपल्स पार्टी के साथ इकट्ठे हो जाएंगे। आप देखिए होता क्या है सिंध में एक बहुत बड़ी तकसीम फिर से पैदा की जा रही है और इस्टेब्लिशमेंट को ये नहीं करना चाहिए। ये ज़िया-उल-हक ने काम किया था सिंध में महाजरों और सिंधियों को लड़ाकर, ताकि पीपल्स पार्टी वो कमज़ोर हो जाती। मैं पीपल्स पार्टी की हमायत में ये बात नहीं कर रहा, मैं ये बात कर रहा हूँ कि जो सिंध का जो एथनिक कॉम्पोजिशन है उसमें होगा ये कि जब ये सारा आप जुक्तु फ्रंट बनाएंगे
तो उसे सिंध में एंटी सिंधी लिया जाएगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और पीपल्स पार्टी आप देखेंगे सिंध में कतई तौर पे बाहर खाने नहीं जा रही है, भले कैसे ही ये महाज बनते रहे। बिल्कुल सही। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि जो अगर कोई पार्टी डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म नहीं ले रही बशमूल नून लीग के, नवाज शरीफ छोड़ गए हैं वोट की इज्जत दो का बयानिया, तो कोई तो वोट को इज्जत दो का बयानिया या कोई डेमोक्रेटिक पोजीशन ले। ये मामला ये नहीं है कि आप कन्फ्रंटेशन की लाइन लेने जा रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट के साथ, आप कम से कम डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म तो लें। आपको जमहूरी असूलों की बात तो करें, उसका दिफा तो करें, अवाम के लिए कोई एजेंडा तो दे। तो मैं समझता हूँ कि ये जो कोशिश हो रही है जरदारी साहब की तरफ से, अब वो मैं समझता हूँ कि वो ठीक नहीं है। ठीक, अच्छा ये चीज ठीक हो गया सर, ठीक। जाहिद किशकोरी जो इस वक्त इम्तियाज आलम साहब बात कर रहे हैं, और मैं जी सर एक बात और सुन कि नवाज लीग जो बहुत दगले बजा रही है कि जो सारे इलेक्टेबल जमा हुए जा रहे हैं, ये नवाज शरीफ की सियासत का बहुत बड़ा झटका लगने जा रहा है। और मियां नवाज शरीफ ये जो नई मुस्लिम लीग बन रही है उसके लीडर नहीं होंगे, वो सिर्फ इलेक्शन की हद तक वो कैंपेन करेंगे, बाद में कुर्रा फाल जिन्होंने सारा ये बसात बिछाई है जिसके चाहे हक में डालेंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा जाहिद किशकोरी, बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। अब सूरत हाल ये है जिस तरह अभी इम्तियाज आलम साहब कह रहे हो, मेरे ख्याल में जिस्ट यही है कि इखलाकी जवाब जो है वो सियासी जमातें अपना खोती नजर आ रही हैं। सो अगर लेट्स गो अ मंथ फॉरवर्ड, 2 months फॉरवर्ड, 2/3 अक्सरियत या कौमी हुकूमत, ये किस तरफ आप जाते देख रहे हैं, कीपिंग इन माइंड नून लीग, पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बाकी की जमातें, फ्यूचर क्या देख रहे हैं अब आप? देखिए फ्यूचर तो दीवारों पर लिखा हुआ डेमोक्रेसी का या आने वाली हुकूमत का लिखा हुआ है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कोई सियासी जमात सिंगल हैंडेडली हुकूमत नहीं बना पाएगी, इवन किसी सूबे में भी। हो सकता है जो पॉपुलर वोट बैंक इस वक्त चल रहा है, तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बना ले। लेकिन ये बात लगती है कि सेंटर में वही क्लस्टर ऑफ सियासी जमातें होंगी जो कि इकट्ठे होके चाहे नून लीग उसको लीड करे, और जिस तरह से इम्तियाज आलम साहब बात कर रहे थे कि पीटीआई और पीपीपी किसी स्टेज पर एक स्ट्रांग अपोजिशन के तौर पर सामने आए और हुकूमत में को टफ टाइम दे। लेकिन मैंने इस पे भी काम किया है, मुझे मेरे नॉलेज में थोड़ा आया था कि शायद सीट एडजस्टमेंट हो सकती है, दोनों पार्टीज बातचीत कर सकती हैं, गुफ्तगू हो सकती है। सियासत में हमेशा ये आर्ट होता है पॉसिबिलिटीज का, लेकिन मुझे नहीं लगता कम से कम इस इलेक्शन के लेवल तक कि दोनों पार्टियां इकट्ठे बैठें या सीट एडजस्टमेंट करें। और तहरीक इंसाफ इस पोजीशन में है नहीं। तहरीक इंसाफ की जो टॉप टियर की सेकंड और फर्स्ट, वो इस पोजीशन में नहीं है, वो जेलों में है या छुपी हुई है। और जो पॉपुलर वोट बैंक है, इसमें कोई शक नहीं है, इस स्टेज पे लगता है कि पीटीआई सबसे ज्यादा वोट ले लेगी। लेकिन क्या वो इलेक्टेबल जो इलेक्ट करना है जितने मेंबर को, इतना वोट बैंक ले पाएगी? नहीं। उसकी वजह ये है, मैं एक मिसाल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आप कोई भी एक मिसाल ले लें, मोहसिन लिगारी पीटीआई का इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं मिसाल के तौर पर, अपने राजनपुर से या रहीम यार खान से वो एमएनए बन गए थे। और लेकिन पीटीआई का जो कैंडिडेट होगा वो बड़ी रेस में होगा। अगर लाख वोट एक हलके में पड़ता है और विनिंग कैंडिडेट लाख वोट ले लेता है, पीटीआई का जो कैंडिडेट होगा वो 80,000 वोट लेगा, वो 70,000 वोट लेगा, लेकिन वो वहां से सीट जीत नहीं सकेगा। उसकी वजह सामने है, पॉपुलर वोट बैंक है, सब चीज है, लेकिन पोजीशन में पार्टी नहीं है जहां पर इसको 70 सीट से ज्यादा मिले, 60 सीट से ज्यादा मिले। एक चीज मैं आपको बताता चलूं जाहिद, मेरे पास टाइम बिल्कुल जी आउट हो गया। मैंने बल्कि अरसलान का भी कमेंट लेना था, लेकिन वो मेरे पास टाइम बिल्कुल आउट हो गया। अरसलान खालिद, थैंक यू वेरी मच। जाहिद किशकोरी साहब बहुत शुक्रिया, इम्तियाज आलम साहब बहुत शुक्रिया आप तीनों के टाइम देने का जी। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं जी। ब्रेक के बाद पंजाब और लाहौर के अंदर स्पेसिफिकली क्या तमाशा हो रहा है और किस तरह
झूठा नाम लेकर डराया जा रहा है, वो दिखाते हैं आपको। मेरे साथ रहिएगा। पाकिस्तान में बाअसर अफराद कानून को नाफिज करने वाले लोगों को अपने घर के मुलाजिम समझते हैं। इस मुल्क की बदकिस्मती है कि ऐसे लोग आज 2023 जब ख़त्म हो रहा है हमारे मुल्क में रहते हैं। 2-3 चीज़ें मैं आपको इस इंसिडेंट की बताऊंगा। एक, गाड़ी रोकी जाती है। पिछले ही हफ्ते आपको याद होगा CTO लाहौर, DIG ट्रैफिक, DIG इन्वेस्टिगेशन हमारे प्रोग्राम में थे। कल एडिशनल IG ऑपरेशंस थे और DHA का जो सानिया हुआ था, जो एक कम उम्र बच्चा गाड़ी चला रहा था, उसके बाद एक क्रैकडाउन शुरू किया गया कि जी कम उम्र लोग जिनके पास लाइसेंस नहीं है उनको पकड़ा जाए, गाड़ियाँ बंद की जाएँ, पर्चे दिए जाएँ। ठीक, इस बच्ची को रोका जाता है। जिन बीबी को एक क्लेम करने ये साहब अपनी एक बहुत बड़ी सी गाड़ी में आए थे और उन्होंने आके कहा कि तुमने एक बेटी को रोका। अच्छा ठीक है, बेटियां हम सबकी साझी हैं, मतलब बेटी इनकी नहीं है, सबकी, हमारी भी बहनों जैसी हैं। पॉइंट क्या है? उसके बाद आपने एक सब इंस्पेक्टर को, ये जो SP ट्रैफिक हैं इकराम साहब, मैं वैसे हैरान हूँ कि ऐसे लोगों को SP प्रमोट किया है डॉक्टर उस्मान अनवर ने, और उसके बाद आपने इनको फील्ड पे लगा दिया है। उस शख्स को वो आके कहता है कि जी आप इनको बदमाश बना रहे हैं। अपने उस ट्रैफिक वार्डन को जिसने कानून की पाबंदी की, जिसने उस बच्ची को थाने पहुंचाया, उस गाड़ी को बंद करने की कोशिश की, और उसको ये बंदा कह रहा है कि जी मैं मोहसिन नकवी का रिश्तेदार हूँ, मैं केयर टेकर वजीर आला का रिश्तेदार हूँ। और उसके बाद हीरोइज्म की आप इंतहा देखें कि वो SP ट्रैफिक इकराम उस सब इंस्पेक्टर को, उस वार्डन को जिसने सही काम किया, उसको कह रहा है तुम जाओ गाड़ी थाने से जाके उसको लेकर आओ। मैं हैरान इस बात पर भी हूं क्योंकि वो शख्स झूठ बोल रहा है। एक, अगर वो मोहसिन का रिश्तेदार क्या भाई बहन भी हो तब भी कानून सबके लिए बराबर है, लेकिन वो झूठ बोल रहा था क्योंकि जब मैंने उसके बाद इस चीज को चेक किया तो इसका, मोहसिन का किसी किस्म का कोई रिश्तेदार ये नहीं था। ये उसकी फैमिली ने हमें बताया कि जी ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन हमने ऐसे लोगों को, और अब मुलाजमत की गुलामाना जहन की इंतहा देखें कि इन लोगों को प्रमोट करके SP लगाया गया है लाहौर के अंदर, और पूरे भी तमाम भी जितने प्रमोट हुए हैं। और आपको कोई शख्स आके कहता है कि मैं फलाने का रिश्तेदार हूं, तो भाई साहब आपके CTO यही चीज मुस्तनसर, यही चीज तो लाहौर हाई कोर्ट में कह रहे थे कि लोग आते हैं और हमें कहते हैं कि मैं SSP का बेटा हूं, मैं जज का रिश्तेदार हूं, मैं फलाने का हूं, और हम बेबस हो जाते हैं। ये ट्रैफिक वार्डन्स की हद तक तो मैं समझ सकता था, लेकिन ये देखकर मुझे इंतहाई अफसोस हुआ है कि एक SP इकराम जो कि ट्रैफिक का SP है लाहौर में, उसकी ये हालत थी कि उसने कहा ओहो आपने नौज़बिल्ला पता नहीं किसका नाम ले लिया है। और उस शख्स की बात करने का तरीका देखें, उसने ये नहीं कहा कि आपने एक ऐसी गाड़ी पकड़ी जिसके ऊपर नंबर ही नहीं था, जिसके ऊपर गिलानी लगा हुआ था, आपने एक ऐसी गाड़ी पकड़ी जिसकी लाइसेंस ही नहीं था, उसने कहा आपने एक बेटी को पकड़ा है। ये है इस मुल्क का अलमिया, और इसलिए इस मुल्क के अंदर कानून नाफिज नहीं होता। मुझे मंसूर आजम काजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।